फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है रेलवे के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो इसमें जो है हम आप प्रीवियस पेपर जो हुआ था रेलवे का 2019 में, उसको इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो उस टाइम ना 2 पेपर हुए थे, है ना। तो एक पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया जिसमें फार्मेसी के 70 क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस करे, है ना। तो अभी ये जो दूसरा पेपर था उसके क्वेश्चंस अभी जो है आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो देखिए ये सीरीज़ जो है आपके रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो आपकी बहुत ही जल्द आपको रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि देखिए हमारी जो वैकेंसी है ये नहीं है कि हर साल आती रहती है ना। तो देखिए ये 2019 में 2019 में पेपर हुआ था, उसके बाद आपको देखिए अभी 2024 में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस करिए। और जो है जैसे ही आपके फॉर्म जो नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलअप होते हैं, ओके। तो मतलब प्रिपरेशंस तो हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है कि ये नहीं होता कि हम बहुत थोड़े टाइम में प्रिपरेशंस कर सकें ना। तो प्रिपरेशंस तो हमें अपनी कंटिन्यू रखनी ही चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ जो है आपकी पहले ही इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि हमारी जो है प्रेपरेशंस हो सके, है ना। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, देखिए किस टाइप के। आपने एक पेपर देखा 70 क्वेश्चन देखे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब कि जैसे जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे जो सबके लिए ही नए टाइप के क्वेश्चन है ना। तो देखिए तो इस टाइप का ही लेवल रहता है पेपर का, तो इससे कम नहीं होगा लेवल, ठीक है। तो जो 2019 में था उससे आपको लेवल जो है कम तो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जो है आपको इस पेपर को देख के ही अपनी प्रिपरेशंस करने की, भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, उसमें मैंने अभी 2 कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं। एक तो उड़ीसा के लिए स्टार्ट कर रखा है और एक DSSB के लिए जो है स्टार्ट करा है ना। तो देखिए उसमें जो है आपको साथ साथ में जैसे जो ये देखिए मटेरियल तो सेम है, जो मैं यहाँ पर प्रिपरेशंस कराती हूँ यूट्यूब पे वही कंटेंट रहता है, कंटेंट वही रहता है। बट कोर्सेज में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको PDF साथ में मिल जाएगी, है ना। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते थे मैम PDF प्रोवाइड कराइए, तो इसमें जितना भी हम लेक्चर जो भी शेयर मैं आपके साथ प्रोवाइड कराती हूँ आपको, है ना। तो उसके साथ साथ में आपको PDF भी मिलती रहती है ना। तो जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, भाई वर्किंग है ना, तो वो अगर PDF चाहते हैं तो और ये कोर्सेज आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रेपरेशंस के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं तो यूट्यूब से ही प्रेपरेशंस करिए। मेरे चैनल पे आप लोग देखेंगे तो इतने वीडियो हैं, मैंने सब कुछ चैनल पे प्रोवाइड कराया हुआ आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से भी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं तो ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। pharmamcq.in जो मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। और देखिए एक बात और, अगर आप चैनल पे नए हैं, देखिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ओके। तो बहुत बात हो गई, चलिए अभी देखिए हमारा वीडियो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है। देखिए प्रोटीन्स की, स्टिरॉल्स की, पॉलीसैकेराइड से, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर 120/80 जनरल ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है ना। तो इसमें देखिए आपको इसमें एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टोलिक है, कौन सा आप बताओ इसमें सिस्टोलिक कौन सा, डायस्टोलिक कौन सा। देखिए इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना ज़्यादा है तो ये सिस्टोलिक है। सिस्टोल, देखिए सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रेशर है, मतलब इससे आप इसको याद करिए कि भाई इसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए ना। तो सिस्टोल जो सिस्टोल वाला है, और ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसको, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो 120 वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो होता है नीचे वाली 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की पूछी है। देखिए 110 to 145 mg हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 100 से 120 भी नहीं हो सकता, है ना। 40 to 45 mmHg। तो आपसे नॉर्मल रेंज पूछिए, ये नॉर्मल रेंज आएगी क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो नॉर्मल रेंज आपके 70 to 90 mmHg आ जाएगा, है ना।
क्लियर है। तो ये जो है आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, HAP की प्लेलिस्ट देखना, ब्लड का वीडियो भी मैंने बना कर डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखेंगे ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो आपको ना ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए लिखा भी हो ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर गिवन इन 2 नंबर्स, ठीक है। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, टॉप नंबर मतलब 120 बाय जो 80 होता है ना, ये टॉप नंबर 120 के बारे में कह रहे हैं कि 120 क्या है, मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। बॉटम नंबर ये 80 वाला कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, बीट्स के बीच में आर्टरीज में जितना प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80, कह रहे टॉप नंबर जो सिस्टोलिक होता है माइनस बॉटम नंबर, ठीक है। ये आपको पल्स प्रेशर के बारे में भी बताया हुआ, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन जो था आपको डायस्टोलिक प्रेशर क्लियर हो गया, तो नॉर्मल रेंज हमारी डायस्टोलिक प्रेशर की 70 to 90 हो गई। बाकी देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस जो होता है 120 माइनस 80 कितना आएगा आपका 40, तो इसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर कहा जाता है। ये भी आप याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए, है ना। तो आपका कह रहे हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो होता है पल्स प्रेशर होता है, और हेल्दी पल्स प्रेशर 40 होता है ना, क्योंकि देखिए आप 120 को 80 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40 प्लस आ जाएगा। कह रहे विच इज कंसिडर हेल्दी पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा 40 से तो वो अनहेल्दी होगा। ये पल्स प्रेशर के बारे में बताया। बाकी हमारा क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन, देखिए टिन जो आपके एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हुए हैं, प्रीवियस पेपर देखा उसमें भी एक सिंबल था, कौन सा एलिमेंट का पूछा हुआ था, है ना। तो इसमें भी आपको टिन का पूछा हुआ है सिंबल। तो देखिए आपको जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल भी पता होने चाहिए, है ना। टिन का कौन सा होता है, देखिए SI तो सिलिकॉन होता है, SN ही टिन होता है शायद, है ना, SN टिन हो जाएगा, TN देख लेना और TI भी आप देख लेना। मैंने आगे देखी सिंबल्स भी इसमें इंक्लूड करे हैं, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। तो इसका तो SN मतलब टिन हो गया। ऑप्शन भी देखिए नेम ऑफ द एलिमेंट एक तरफ लिखे हैं मैंने और एक तरफ आपके सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो कुछ जो है सिंबल्स मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि देखिए दोनों पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इसका मतलब जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे आने वाले पेपर में भी चांसेस है कि क्वेश्चन टकरा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो हाइड्रोजन का H सभी को पता है, हाइड्रोजन का H तो पता ही है ना। फिर हीलियम के लिए HE हीलियम होता है, लिथियम का भी आई थिंक पता होगा Li, बेरिलियम का BE है, स्टार्टिंग के वर्ड से ही है, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O होएगा ना। फिर आपका फ्लोरीन का F होगा, नियोन का Ne होगा, सोडियम का Na, है ना। Na तो सभी को पता है क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड पढ़ते हो, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो ना। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, है ना। फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम ध्यान रखना Sc स्कैंडियम है, टाइटेनियम का Ti, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स है ना, वैनेडियम का V है, क्रोमियम का Cr हो जाएगा, मैग्नीज का Mn होता है, आयरन का Fe होता है ना। डिफरेंस है ना, आयरन का तो इंपॉर्टेंट है, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकिल का Ni होता है, कॉपर का Cu होता है, जिंक का क्या होता है Zn, जिंक Zn होता है जिंक, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As होता है, सिलीनियम का Se, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टोन का Kr, है ना, रुबिडियम का Rb, स्ट्रोंटियम Sr होता है, याट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डिनम का Mo, टेक्नेटियम Tc होगा, ओके, टेक्नेटियम Tc, ओके, रुदीनियम का Ru, रोडियम Rh, पैलेडियम Pd, सिल्वर का Ag, सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है Ag, कैडमियम का Cd, है ना, और इंडियम का आयन। ये देखिए टिन का आपसे पूछा हुआ है ना Sn, एंटीमनी का Sb, एंटीमनी इंपॉर्टेंट है, टेलीरियम Te, आयोडीन का I, जिनोन का Se, और ये सीजियम का पूछा हुआ था आपसे एक पेपर में, सीजियम वाला पूछा हुआ था, ओके। फिर आपका बेरियम का Ba, लैंथेनम का La, सीरियम का Ce, टेंटेलम का Ta, टंगस्टन का W होता है, रीनियम का Re, ओस्मियम का Os होता है, इरिडियम का IR, प्लैटिनम का PT इंपॉर्टेंट है, गोल्ड का Au इंपॉर्टेंट है, मरकरी का Hg इंपॉर्टेंट है, थैलियम का Tl, लेड का Pb लेड इंपॉर्टेंट है, बिस्मथ का Bi इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम PO, एस्टेटिन 18। ओके, तो ये कुछ जो है मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनके सिंबल देखिए। एलिमेंट्स के सिंबल से थोड़े बहुत हमें पता भी होते हैं क्योंकि हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हैं, है ना। तो थोड़े बहुत तो पता भी होता है, बाकी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन टकरा जाए
तो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है ना तो ऑप्शन को देख के आप आंसर करके आ जाओगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं ना आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, डिराइव प्रोटीन्स होते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है प्रोटीन्स के लिए कौन से होते हैं? मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट तो हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, कोई भी सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है ना, उसके लिए आपका मोलिस टेस्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है मोलिस टेस्ट। क्राइस टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट है, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन्स के लिए हमारा बायोरेट टेस्ट आता है ना, जो प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना उनके लिए आपका ये बायोरेट टेस्ट होता है। तो प्रोटीन के लिए बायोरेट टेस्ट हो गया। देखिए बायोरेट टेस्ट के लिए केमिकल टेस्ट होता है प्रोटीन्स के लिए, पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द बायोरेट रिएजेंट, अ ब्लू सॉल्यूशन दैट टर्न्स वॉयलेट अपॉन कॉन्टैक्ट विद प्रोटीन। ठीक है, तो जो बायोरेट रिएजेंट होता है ब्लू कलर का होता है, प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में आने पे उसका कलर चेंज होके वॉयलेट हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। या फिर एनी सब्सटेंस विद पेप्टाइड बॉन्ड वाले कोई दूसरा सब्सटेंस होगा प्रोटीन के अलावा, तो वो भी आपका बायोरेट रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और जो है कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर था और वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बायोरेट टेस्ट है आपका किसके लिए? प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो उसकी वजह से टेस्ट आता है। ओके, इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन, देखिए हाइड्रस वूल फैट होता है। लैनोलिन हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, है ना। तो आपका हाइड्रस वूल फैट लैनोलिन है। तो क्या है लैनोलिन? भाई कलरिंग एजेंट है, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव या इमोलिएंट। क्या होता है? ये इमोलिएंट होता है लैनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर क्लोरीनेटेड लाइम। देखिए क्लोरीनेटेड लाइम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ओके, तो क्विक लाइम है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आई थिंक, है ना। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। और ब्लीचिंग पाउडर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, CaCO3। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेटेड लाइम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। मैंने ना वैसे वीडियो बना के डाला हुआ है, पहले वीडियो डाला था, आप देखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स करके सर्च कर लेना, या फिर मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। तो पहले का वीडियो डाला हुआ है ना, बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं अभी नया भी बना के डाल दूंगी। ओके, इन द प्रेपरेशंस ऑफ लिपोसोम्स, प्रोलिपोसोम्स मैथड, कह रहे जो लिपोसोम्स की प्रेपरेशंस का प्रोलिपोसोम मैथड है उसमें कह रहे द लिपिड्स आर ड्राइड डाउन टू अ फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलर सपोर्ट सच एज पाउडर्ड पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सोडियम, पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट है, पाउडर्ड सोडियम सल्फेट है, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेजिन्स प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन में कौन से टाइप के? देखिए ये तो पता है रेजिन्स की ड्रग में बेंजोइन आता है ना, स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस, स्टायरेसी फैमिली आप लोगों ने पढ़ी होगी। बेंजोइन रेजिन्स की ड्रग में जब बेंजोइन पढ़ा होगा तो वो तो सब पता है आपको। तो कह रहे कौन से टाइप, ये तो पता है कि भाई रेजिन्स में आता है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो आपसे पूछ लेते कि भाई बाल्सम जो है बेंजोइन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, जो सिंपल क्वेश्चन पूछना होता। बट क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया है तो इतना सिंपल तो देंगे नहीं आपको, है ना। तो आपसे पूछा है भाई कौन से टाइप का रेजिन है, रेजिन है, ये कह रहे हैं हमें पता है कि तुम्हें पता है कि इसमें रेजिन प्रेजेंट है, इतना तो पता है तुम्हें, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें कौन से टाइप का रेजिन है। भाई गम रेजिन है, ओलियो रेजिन्स है, बाल्सेमिक रेजिन्स है, ओलियो गम रेजिन्स। देखिए ओलियो गम रेजिन्स जो, तो मैंने आपको 3 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी, गूगल, मिर और एसाफोइटिडा। ये तीनों ड्रग्स किस में ओलियो गम रेजिन्स में, गूगल, मिर, एसाफोइटिडा, है ना। तो ओलियो गम रेजिन्स में नहीं आएगा, ये बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है ना। बेंजोइन किस में आता है? बाल्सेमिक रेजिन्स में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे विल्मे प्लेट मेथड इज यूज टू मेजर, तो विल्मे प्लेट मेथड जो होता है किसको मेजर करने के लिए यूज़ करोगे? भाई डेंसिटी को करोगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को करोगे, विस्कोसिटी को, या सरफेस टेंशन को। तो विल्मे प्लेट मेथड जो है सरफेस टेंशन जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विल्मे प्लेट क्या होता है? एक बहुत ही थिन प्लेट होती है दैट इज यूज टू मेजर इक्विलिब्रियम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एट एन एयर लिक्विड या लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम फॉर विटामिन B3। देखिए फार्मासिस्ट के एग्जाम में विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन का टॉपिक। ओके, तो विटामिन के मैंने बहुत ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, एक में तो आपका सारा विटामिन का
थ्योरी करवाया हुआ है, एक में 1 लाइनर क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ के भी 2 वीडियो अपलोड है विटामिन के। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको विटामिन कराया है। विटामिन B3 आपसे पूछा है। देखिए विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 जो होता है नाइसिन और निकोटिनिक एसिड होता है, B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है, पायरोक्सिन इज विटामिन B6 है ना, और B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन और निकोटिनिक एसिड, B4 नहीं होता, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, B7 जो होता है वो कौन सा होता है, फिर B8 नहीं होता, B9 होता है, B7 हमारा बायोटीन हो जाएगा, है ना। बायोटीन जो होता है वो B7 बोल दो उसको, और विटामिन जो है H भी बोल सकते हैं इसको, बायोटीन को, है ना। और B9 फोलिक एसिड होता है। उसके बाद आपका B12 होगा सीधा साइनोकोबालामिन। ये सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं आप लोगों के, तो आपको इनके ना कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। देखिए B1 थायमिन होता है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन निकोटिनिक एसिड, B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन, और बायोटीन बता दिया, B7 या BH, उसके बाद B9 फोलिक एसिड हो गया, B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके, तो आपसे अदर नेम B3 का ही पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल। तो B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन और निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो नाइसिन की डेफिशिएंसी से हमारा पेलेग्रा डिजीज हो जाता है ना। तो विटामिन की डेफिशिएंसी, तो एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन B और C, जो आपके सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। विटामिन C जो है ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, A, D, E के, है ना, A, D, E के फैट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल है WBC से याद कर लो, ये वाटर सोल्यूबल में विटामिन B और विटामिन C आता है, फैट सोल्यूबल में बाकी के A, D, E के। तो इनकी डेफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन D जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब कराता है ना विटामिन D, तो इसकी वजह से चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। विटामिन E जो होता है ये जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ये, है ना, विटामिन E। और बाकी विटामिन K जो है ब्लड की क्लोटिंग कराता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। और विटामिन B के डिफरेंट विटामिन हैं, B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन B9 फोलिक एसिड। इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B3 से मैंने आपको क्या बताया, पेलेग्रा बताया, है ना। और आपका जो है पायरोक्सिन जो है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। ओके, तो B1 थायमिन से बेरी होता है। तो ये सारे जो है आपको विटामिन से याद रखने हैं, और बाकी विटामिन का वीडियो भी आप लोग देख लेना। जैसे हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहे कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट, अपने में से कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, कह रहे 3, 6, 5 या 4। तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ऑप्शन B हो जाएगा। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जब आप मेंबर्स पढ़ोगे तो इलेक्टेड मेंबर्स में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर आता है इलेक्ट होके MCI से। नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स नॉमिनेट करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो 3 है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिलीन गैस प्रमोट। तो इथाइलिन गैस किसे प्रमोट करेगी, सेल डिवीजन को, एब्सीजन ऑफ लीव्स को, फ्रूट की राइपनिंग को, या रूट फॉर्मेशन को। तो इथाइलिन गैस फ्रूट की राइपनिंग कराएगी, है ना। तो आपके जो प्लांट के हॉर्मोन्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाफ लाइफ ऑफ C14 जो कार्बन 14 होता है उसका हाफ लाइफ पूछा हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 5730 ईयर्स हो जाएगा। ओके, देखिए C14 जो होता है ये रेडियो कार्बन होता है, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। ओके, नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन। इंडियन आइंस्टीन किसे कहेंगे भाई, इंडियन आइंस्टीन है वो, देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ये हमारे हो जाएंगे नागार्जुन जो है, ऑप्शन B हो जाएगा, इनको इंडियन आइंस्टीन कहते हैं। तो इनके बारे में लिखा हुआ है नागार्जुन के बारे में, ही प्रोपाउंडेड, इनको जो इंडियन आइंस्टीन कहा गया तो क्यों कहते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ
शून्यवदा सिमिलर टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, नागार्जुन taught the concept of relativity. He explained that shortness is only possible because of long length relative to it. He was an Ayurvedic physician. Ayurveda is traditional Indian medicine system. Okay, Nagarjun had been credited with explaining the circulatory system body tissue. ठीक है, तो ये है इंडियन आइंस्टीन. तो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं. नेक्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन. तो मैंने आपको ADE के बताया फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं. तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन बाइंड होते हैं किससे भाई, अल्फा-2 ग्लोबुलिन, बीटा-1 ग्लोबुलिन, बीटा-2 ग्लोबुलिन या अल्फा-1 ग्लोबुलिन. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा-2 ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं. जैसे एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन. तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो क्या है भाई, कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक में है. इसमें इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एंड एम्पीरोमेट्रिक है, या फिर पोटेंशियोमेट्रिक एंड इंडिकेटर मेथड है, या फिर इंटरनल इंडिकेटर मेथड. तो इसमें आपका इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक और एम्पीरोमेट्रिक होता है. नेक्स्ट है इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन के लिए जो गैस यूज़ होती है कौन सी है. देखिए आपके जो स्टरलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक हैं, तो स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं. जो पहले पेपर हमने डिस्कस किया उसमें भी हमने स्टरलाइजेशन के क्वेश्चंस देखे थे, है ना. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो देखिए आप पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन और गैस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, है ना. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ होता है और मोस्ट हीट में आपका ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना. गैस स्टरलाइजेशन जो आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आपका जो है गैसेस में कौन सी गैस यूज़ करते हो, तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होती है. ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा. ओके, बाकी साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म दिया. आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. तो नेम द शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया. शेड्यूल इन फैक्ट्री प्रोमाइसिस. फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए कौन सा शेड्यूल है, एम है. ओ जो शेड्यूल ओ है इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड था, डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड. ओके, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग था, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग था, है ना. एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी. बाकी शेड्यूल एम आता है आपका फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए. इन सब के लिए आपका शेड्यूल एम आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना. और एम में भी आपको M1 M2 M3 याद होगा, मैंने आपको बताया था M1 M2 M3, है ना. HCM से बताया था. GMP होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए, GMP कॉस्मेटिक्स के लिए, GMP मेडिकल डिवाइसेस के लिए M1 M2 M3. ओके, नेक्स्ट है डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है. डायोसिन और हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो ग्लूकोज के साथ में क्या देता है, रैमनोज देता है. ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना. तो ये सेप्सिस, स्टीराइल कंटामिनेशन, सेप्सिस, इस टाइप की बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं. तो स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे स्टेराइल. ओके, नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एग्जांपल फॉर द. स्टरलाइजेशन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया. तो ऑटोक्लेव आपने किस में पढ़ा, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा, है ना. तो ड्राई हीट में तो हॉट एयर ओवन आता है. और आपका जो है गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड है, रेडिएशन है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होगा. ऑप्शन इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर. देखिए लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है. देखिए क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है सल्फेट, लेड या आयरन. तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करेंगे, है ना. देखिए क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका जो रिएजेंट यूज़ होता है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है. क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट होता है. इसमें क्लोराइड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है ना, AgCl बनता है. ओके, तो आपका जो है इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है. सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें आपका बेरियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है. सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं. ओके, और बाकी जो है आपका लेड का जो लिमिट टेस्ट है इसमें आपका जो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, जो डायथायाजोन यूज़ किया जाता है लेड के लिमिट टेस्ट में. बचा क्या, आयरन. आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा क्या यूज़ किया जाता है, आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया जाता है. ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा.
ओके, देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट में लिखा भी हुआ है। आयरन का लिमिट टेस्ट के बारे में क्या है, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, देखिए फेरस फॉर्म में आयरन की Fe2+ को फेरस कहते हैं ना, फेरस आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कलर आएगा ना फेरस थायोग्लाइकोलेट का जो कलर होता है वो ना एसिडिक या जो एसिडिक मीडियम होता है या फिर आपका न्यूट्रल मीडियम होता है उसमें कलरलेस रहता है, और जो कलर होता है वो अल्कलाइन मीडियम में ही आता है, इसलिए अमोनिया मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहे पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। फेरिक आयन रिड्यूस होता है फेरस में बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड कंपाउंड आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है। ओके, कह रहा है आयरन के लिमिट टेस्ट में आपने थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करा, अमोनिया यूज़ करा, सिट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं, ये हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। ओके, अमोनिया अल्कलाइन मीडियम बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में, कलर डेवलप ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम में, मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए अमोनिया डाला जाता है। ओके, तो ये आपका जो है किसका, आयरन का जो है लिमिट टेस्ट हो गया। जैसे इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय, इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, ओटा या कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है ना। तो कह रहे हैं इम्प्योर ब्लड है ना, कोरोनरी आर्टरी तो आपकी जो होती है हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी है ना, कोरोनरी आर्टरी। ओटा जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से जो ब्लड होता है वो ओटा के थ्रू ही तो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। ओके, देखिए पल्मनरी इम्प्योर ब्लड जो होता है, देखिए सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, बट पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड है ना। देखिए आपका जो होता है हार्ट जो होता है, ये हार्ट की राइट साइड या लेफ्ट साइड है ना, राइट ओरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए इम्प्योर ब्लड आपका आएगा सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा के थ्रू आपके राइट ओरिकल में आएगा, राइट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से आपका ब्लड जाता है कहाँ, लंग्स के पास में जाता है ना, वहाँ से जो है प्योरीफाई होके आपकी लेफ्ट ओरिकल में आएगा, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ओटा के थ्रू जाता है ना। तो देखिए आपका जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, तो ये कौन सी थी, आर्टरीज लेके गई ना, तो ये पल्मनरी आर्टरीज थी जो ब्लड को लेके जा रही थी राइट वेंट्रिकल से आपके कहाँ, लंग्स के पास में प्यूरिफिकेशन के लिए है ना। तो सारी की सारी आर्टरी में तो प्योर ब्लड है, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरीज है ना इनमें इम्प्योर ब्लड है। ये जो इधर राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स की तरफ लेके जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, और पल्मोनरी वेन्स, देखिए सारी की सारी वेन्स में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी जो लंग्स की आपकी आर्टरीज वेन्स जो है इनके में जो है अलग होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, इम्प्योर ब्लड कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ देखिए आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट से, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है वहाँ से लंग्स के पास लेके जाती है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ओनली आर्टरी इन योर बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर अ सब्सटीट्यूएंट, है ना। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा का मतलब क्या होता है कि भाई क्या है, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ओके, ऑप्शन जो है अभी इसका सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, तो मैंने आपको मिल के मैकेनिज्म सारे के सारे बताए थे, अभी इसके दोनों पेपर में आए इस पे क्वेश्चन, पहले वाले पेपर में सारे मैकेनिज्म बताए, एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट या कंप्रेशन। तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। तो ये मिल के मैकेनिज्म हम रिवाइज कर चुके हैं। देखिए कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में
कंप्रेशन होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल में एट्रिशन एंड इम्पैक्ट होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में देखिए बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल दोनों का सेम है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है ना। हैमर मिल का और डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है। ओके, एज ए रनर मिल में आपका क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, क्लियर है, ये मिल के प्रिंसिपल है। और प्रोडक्ट साइज और किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिए। कटर मिल का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश होता है और कटर मिल को यूज़ करेंगे फाइब्रस क्रूड एंड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए। रोलर मिल में आपका प्रोडक्ट साइज 20 to 200 मैश होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए रोलर मिल को यूज़ करेंगे, है ना। और आपका हैमर मिल को यूज़ करते हैं और सभी ड्रग्स के लिए, और प्रोडक्ट साइज़ कितना होता है 4 to 325 मैश। डिसइंटीग्रेटर का प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश है, ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के यूज़ करेंगे इंक्लूडिंग वेरी हाई ड्रग, है ना। बॉल मिल का 20 to 200 मैश है इसका, और ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे बॉल मिल को। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोमीटर में, माइक्रोन में है इसका। मॉडरेट हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। एजरल मिल को सभी ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट साइज 20 to 80 मैश हो गया। नेक्स्ट, इफ एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू इज जीरो देन देयर इज नो। कह रहा एक्सक्रीशन रेशियो वैल्यू जीरो होगा तो क्या नहीं होगा भाई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म, क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए आज की वीडियो के। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है एक क्वेश्चन इंसुलिन वाला। ओके, 30 अमीनो एसिड, 51, 21 या 81, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो देखिए एक और बात, जो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर pharmamcq.in है, ठीक है। तो आप जो अपना ब्राउज़र है उसमें pharmamcq.in टाइप करेंगे, देखिए pharmamcq.in है ना। तो आप जो है वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पर जो है मैंने 2 कोर्सेज चला रखे हैं। अभी जो है DSSB वाला भी स्टार्ट हो गया है। ओके, और उड़ीसा वाला तो वो उसको 1 महीना 1 मंथ हो गया है ना, ज़्यादा ही हो गया उससे स्टार्ट हुए। तो आप वो कोर्सेज जो है वो भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस की और जो स्टडी मटेरियल है साथ साथ में उसकी PDF वहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जो है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।